हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन पढ़ने वाले। तो मैं ट्राई करूँगी कम से कम टाइम में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ना। नीट और जेईई में भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्या लगता है क्या है, इतनी सारी दवाइयों के नाम कौन याद करेगा, फॉर्मूले कौन याद करेगा, या चलो छोटा मोटा है, क्वेश्चन आया तो आया, बट ऐसा नहीं। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स में इसकी मार्किंग कम है, 2 से 3 नंबर का रहता है ये अलग अलग बोर्ड्स के अंदर, है ना। लेकिन नीट के अंदर सवाल बनता है, फिर आप वो छोड़ोगे तो क्वेश्चन तो 4 नंबर का है ना। फिजिक्स का एक टफ क्वेश्चन करते हो, एक न्यूमेरिकल करते हो, वो भी 4 नंबर का, और एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी 4 नंबर का। तो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद क्या है, तुम सोच सकते हो। तो चैप्टर छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, कोई भी हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, जेईई का हो, सीयूईटी का, कुछ भी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब नाम से क्या लग रहा है, तो हम कह रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हर दिन की जिंदगी में केमिस्ट्री का महत्व क्या है ना। हर दिन आप क्या, कौन से रसायन प्रयोग करते हैं, कौन से केमिकल्स प्रयोग करते हैं, और ऐसा क्या है कि पर डे एवरी डे आपको केमिस्ट्री काम में आ रही है। तो हम कहेंगे है सुबह नींद में से उठते ही जो हम केमिकल यूज़ करना शुरू करते, लास्ट सोते सोते भी हम उन केमिकल्स को यूज़ करते। अभी कैसे, तो नींद में से उठते ही ब्रश करते हो, टूथपेस्ट है ना। अब टूथपेस्ट में कौन से तुम लौंग ही यूज़ कर रहे हो, है ना, या नीम की पत्तियों से टूथपेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। अलग अलग केमिकल्स यूज़ करना शुरू कर लिया। माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो, साबुन यूज़ कर रहे हो, है ना, शैम्पू यूज़ कर रहे हो, लोशन यूज़ कर रहे हो, बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर कपड़े पहनते, कपड़े भी क्या केमिकल्स ही हैं, रासायनिक फाइबर्स जो है वो क्या है, रसायन ही है, उनसे ही तो बने। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो बिना केमिकल, है ना, बिना किसी केमिकल कंपाउंड के, रासायनिक यौगिक की बनी है। चाहे आप मेडिकल इंडस्ट्री ले लो, दवाइयाँ ले लो, सारे के सारे केमिकल्स है। फूड इंडस्ट्री ले लो, फूड इंडस्ट्री में तो जो भी पैकेज्ड फूड आप यूज़ करते है ना, आप चिप्स भी खा रहे हैं तो आपको पता है अंदर नाइट्रोजन है, हवा भरी है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन फ्री एयर है ना। फिर अलग अलग हम प्रिजर्वेटिव मिला रहे हैं, फिर आपको पता है आजकल ओरिजिनल तो कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। तो केमिकल्स जो उनके जैसा रंग छोड़ते हैं, उनकी जैसी स्मेल देते हैं, वो मिक्स करके और आपको वही चीज़ पकड़ा दी जाती है नेचुरल के नाम से, बट वो सारा केमिकल है। डाई इंडस्ट्री ले लो, है ना, बाल काले करने या कपड़े काले करने, कपड़े रंगने हैं, तो डाई इंडस्ट्री पूरा का पूरा केमिकल बेस्ड है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां हम केमिकल्स को यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चे, दैनिक जीवन में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हम केमिकल्स को प्रयोग नहीं करते। चाहे गारमेंट इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग है, कॉस्मेटिक्स हो गए, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर, डाई इंडस्ट्री और पॉलीमर्स। सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है बच्चों आजकल पॉलीमर्स, सब के सब रसायन है। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स क्या है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, औषध क्या है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन तो चलो जो है, ड्रग्स और मेडिसिन में वेल तो डिफरेंस समझ लेते हैं भाई, ड्रग्स क्या है, मेडिसिन क्या है। जनरली ड्रग्स आपको आता करे, ड्रग तो नशा होता है, ठीक है, नशा होता है, बिल्कुल सही है। तो फिर मेडिसिन साथ साथ में क्यों ले रहे हैं। तो बच्चा, ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई रासायनिक पदार्थ जिसका अणुभार 100 से 500 यू हो, यू मतलब यूनिफाइड, है ना, यूनिफाइड कह दो, एएमयू कह दो, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, भी सबसे छोटी यूनिट जो है मास की, वो हमने क्या लिया, 1 यू। तो ऐसा कोई भी केमिकल ले लो जिसका अणुभार कितना हो, तो मैं कहूँगी 100 से 500 यू, 500 यूनिफाइड मास हो। अब वो बॉडी में जाए, ठीक है। अब बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी में प्रोटीन है, विटामिन है, डीएनए है, आरएनए है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका अणुभार 100 से 500 यू हो हमारे शरीर में जाएगा और बायोमॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट करेगा, है ना। इंट्रैक्ट करेगा मतलब अन्योन्य क्रिया करेगा, कुछ ना कुछ मिक्स होगा, ठीक है। अब वो मिक्स होने के बाद, इंट्रैक्शन करने के बाद में बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, अच्छा या बुरा, रिस्पॉन्स तो करेगी, ठीक है। अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है तब तो वो ड्रग है। कोई चीज़ आपने ली और हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया तो वो ड्रग है। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, थेरेप्यूटिक है, किसी बीमारी का इलाज है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भाई मैंने अगर ये पर्टिकुलर केमिकल खा लिया तो मुझे चक्कर आना बंद हो गए, सर दर्द बंद हो गया, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या आंखों की रोशनी तेज हो गई, या कुछ भी अच्छा हो गया बॉडी के साथ, तो उसी में क्या कह दूंगी, मेडिसिन,
ठीक है। तो देखो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका अणुभार तो 100 से 500 यूनिफाइड मास है ना, अब वो शरीर में जाके वृद्ध आणविक लक्ष्यों से क्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा और जैव प्रतिक्रिया करेगा, है ना। जैव प्रतिक्रिया मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करेगा। अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि जैव प्रतिक्रिया चिकित्सकीय, मेडिसिनल, है ना, और लाभदायक है, शरीर को फायदा होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तो उसे औषध कह देंगे, अदरवाइज वो ड्रग है। क्योंकि ड्रग क्या करेगा, बॉडी में जाएगा, है ना, बायोमोलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी या कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, हो सकता है हैप्पीनेस आ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब क्या है, धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करता है, तो वो ड्रग है। लेकिन अगर आपकी बॉडी को बेनिफिट हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दवाई बन रही है या उससे कोई भी परेशानी का इलाज हो रहा है, तो हम उसे औषध कह देंगे। अब ठीक है, मेडिसिन हमें समझ में आ गया कि भाई चलो ऐसा केमिकल जो बॉडी में गया, बॉडी ने इंटरेक्ट किया और इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, हम औषध बोल देंगे, मेडिसिन बोल देंगे। अब हर एक को ऐसे बोल देंगे, डिवाइड कैसे करें, क्लासीफाई कैसे करें, तो हमारे पास 4 तरीके हैं भाई। हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं, बॉडी में जाके कहाँ इंटरेक्ट करता है उसके बेसिस पे कर सकते हैं, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, ड्रग्स को क्लासीफाई कैसे करें, मेडिसिन को क्लासीफाई कैसे करें, उसके बारे में बात करें। अच्छा, परिभाषा क्या लिखेंगे औषध की, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार, पहले तो पता लगाओ कौन सी बीमारी, उसके लिए भी क्या मिले, फिर निवारण, है ना, और फिर उपचार, ट्रीटमेंट भी देना है, पकड़ना भी है उसको, बीमारी कौन सी है, बॉडी पे जाके क्या वो सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे औषधि, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि उचित मात्रा से ज़्यादा, अब ऑब्वियस सी बात है कि वो दवाई है, जितनी डॉक्टर ने डोज प्रिस्क्राइब करी है उतनी ही लेनी, ज़्यादा ले ली तो हर औषधि टॉक्सिन है, ये बात पक्की है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रसायन तो वो विष बन जाता है, ठीक है। तो यदि उचित मात्रा से ज़्यादा आपने प्रयोग कर लिया तो ज़्यादातर औषधियों का प्रभाव जो है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब अगर हम केमिकल्स को मेडिकल इंडस्ट्री में काम में ले रहे हैं तो उसे रसायन चिकित्सा कहते हैं। नाउ हम डिवाइड करते हैं औषधि को, तो देखो फार्मेकोलॉजिकल प्रभाव, औषधि का खुद का प्रभाव, रासायनिक संरचना पे आधारित, लक्ष्य अणुओं पे आधारित। अब एक एक करके डिस्कस करते। पहले आपसे पूछेगा औषधि को कैसे कैसे वर्गीकृत कर सकते हो, तो पहला फार्मेकोलॉजिकल, भेषज गुणज विज्ञानीय आधार पे, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। देन औषधि के प्रभाव के आधार पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और लक्ष्य अणु, बॉडी में जाके उसका टारगेट क्या है उसके बेसिस पे। अब फार्मेकोलॉजिकल, तो भाई फार्मा कंपनियां अलग अलग दवाई बनाती है ना, तो वो क्या बनाती है भाई, हमारी फैक्ट्री हम पेन किलर बनाते हैं, या हमारी फैक्ट्री हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, है ना। तो पेन किलर बना रहे हैं, दर्द निवारक औषधि बना रहे हैं, तो हर तरह का पेन किलर बनाते हैं, अलग अलग डोज सेट करनी होती है, ठीक है। तो क्या मान लो डॉक्टर्स के पास एक भी पूरा डब्बा ये पेन किलर का है, तो अगर मेरे पास भी पूरा डब्बा है तो मुझे थोड़ा ना पता है मुझे कौन सा लेना है ना, या बच्चे को कौन सा देना है, या बड़े आदमी को कौन सा देना है, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मेल का कौन सा देना है, फीमेल को कौन सा देना है, कितनी डोज देनी है, दिन में कितनी बार देना है, मुझे तो कुछ नहीं पता, है ना। मुझे पता ये पेन किलर है। तो फार्मेकोलॉजिकल मतलब आप पेन किलर ले रहे हैं, आप एंटीसेप्टिक ले रहे हैं, आप एंटीहिस्टामिन्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो ये डॉक्टर्स के लिए उपयोगी क्लासिफिकेशन है, वो ही डिसाइड करेगा किस उम्र के किस इंसान को ये कितनी कितनी डोज में जाएगा। तो अगर हमने औषधियों को ऐसे डिवाइड किया कि भाई ये पूरी की पूरी एंटीसेप्टिक्स है, ये पूरा का पूरा क्या है एंटीबायोटिक्स है, ये पूरा का पूरा क्या है पेन किलर है, ये एंटासिड्स है ना, तो उसे बोलते हैं फार्मेकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर ड्रग्स को या मेडिसिन को क्लासिफाई करना। तो फार्मेकोलॉजिकल देखो हिंदी में है इसका भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव पर आधारित। अब किसी औषधि का चुनाव इसके फार्मेकोलॉजिकल प्रभाव से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीड़ाहारी मतलब पेन किलर से, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं उनको, तो इनका सेवन दर्द को कम करता है। एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक क्या करेगा, सेप्टिक को खत्म करेगा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेगा या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो भाई ये क्लासिफिकेशन तो ये तो डॉक्टर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी विशेष उपचार के लिए ये पूरी रेंज आपको दे देता है, पूरी श्रेणी प्रदान कर देता है और उसको समझ में आएगा भाई इस पेशेंट को इतनी दवाई लगी, ठीक है। तो ये तो है फार्मेकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पे। नेक्स्ट जो है बच्चे वो औषधि के प्रभाव पे। अब औषधि मतलब
भाई कुछ ड्रग्स ऐसी है जो शरीर में जाके एसिड को कम करेंगे, तो हम कहेंगे तो एंटासिड है ना। और कुछ ड्रग्स जाके क्या करेंगे, एसिडिटी उत्पन्न करने वाले हिस्टामिन को बैठा देंगे, तो हम कहेंगे तो एंटी हिस्टामिन से, है ना। हालांकि एंटी हिस्टामिन्स जो हिस्टामिन को रोकती है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई औषधि है वो किसी एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देती, तो आपकी बॉडी में जाके वो किससे भिड़ रही है ना, उसके हिसाब से भाई वो औषधि शरीर में जाके किसको ढूंढ रही है, किसका सफाया कर रही है, क्या रही है, उसके हिसाब से भी हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो औषधि प्रभाव पर आधारित। अब औषध का चुनाव शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया से भी जुड़ा है ना। और औषधि का काम है इसके विपरीत। भाई शरीर में अम्ल बहुत ज़्यादा बन रहा है तो औषधि उसको डाउन करेगी, अम्ल नहीं बन रहा है ना, खाना कैसे पचेगा, अम्ल ही नहीं बन रहा है, तो फिर पहले तो पता है भोजन का पाचन पहले अम्लीय माध्यम में, फिर लीवर में जाएगा तो क्षारीय माध्यम में, तो मान लो एसिड बना ही नहीं तो पचेगा ही नहीं, खाना नीचे ही नहीं उतरेगा, है ना। तो उल्टा करना है उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शरीर में हिस्टामिन, तो हिस्टामिन होता है बच्चा एनर्जी के लिए उत्पन्न, एलर्जी के लिए उत्पन्न रसायन, है ना। मतलब बॉडी में डीएनए की एक्सटर्नल कोर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हिस्टामिन्स कहलाते हैं। हालांकि होते ही अमीनो एसिड ही है ना, उसमें से एक CO2 निकल गया तो हिस्टिडिन बोलते हैं, तो ये हिस्टामिन्स है इस तरह से, है ना। तो हिस्टामिन्स क्या करते हैं, बॉडी को सेंसिटिव बनाते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब कोई केमिकल आया पर्टिकुलर, जैसे हमने अभी औषधि नहीं बोला लेकिन ये केमिकल मैं ले रही हूँ तो हिस्टामिन बैठ जाता है तो एलर्जी रुक जाती है ना। तो अब इसी केमिकल को मैंने दवाई मान लिया और ये है एंटी हिस्टामिन, ऐसे। तो शरीर में हिस्टामिन अगर बने तो एलर्जी होगी। अब प्रतिहिस्टामिन क्या करेगा, तो हिस्टामिन के प्रभाव को रोकेगा, मतलब उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो औषध प्रभाव पर आधारित किसके विरुद्ध औषधि संघर्ष कर रही है, किसके विरुद्ध वो काम कर रही है, उसे बोलेंगे हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, औषध प्रभाव ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है स्ट्रक्चर पे बेस्ड। अब भाई अगर एक जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो होगा क्या, तो एक जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक जैसा असर होगा। जैसे ना आप कफ सिरप्स देख लो, कफ सिरप के नाम अलग अलग मिलेंगे आपको कि भाई ये कोरेक्स की है, नहीं ये बेनेड्रिल है, नहीं ये इसकी है, नहीं ये उसकी है। कभी उसका सॉल्ट देखो, केमिकल फॉर्मूला देखो, कंपोजिशन देखो, तो तुम्हें सेम मिलेगा। तो चीज़ एक ही है, संरचना एक ही है, मिलती जुलती है, 19-20 का फर्क है, लेकिन तो एक जैसी स्ट्रक्चर है तो असर तो एक जैसा ही करेगी ना। आप मार्केट में उसी चीज़ को अलग अलग नाम से बेच रहे हो, है ना। जैसे आप डोलो बेच रहे हो, अब पैरासीटामोल का फॉर्मूला देखो, डोलो का फॉर्मूला देखो, है तो एक ही, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इफेक्ट सेम होगा, प्रभाव सेम होगा। तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी भाई हम सल्फा ड्रग्स बनाते, अब सल्फा ड्रग्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर देंगे, या हम एंटीबायोटिक्स बनाते, पेनिसिलिन्स बनाते। तो पेनिसिलिन 6 तरह की पेनिसिलिन है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर देंगे तो बीमारी अलग अलग होती जाएगी, मतलब क्योर अलग अलग होता जाएगा उसका। तो अगर औषधि की रासायनिक संरचना, पहले तो ये किस पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अगर औषधि की रासायनिक संरचना समान है तो प्रभाव जो है वो एक समान होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में सल्फा ड्रग्स जिन्हें हम सल्फोनेमाइड कहते हैं, अब सल्फोनेमाइड का स्ट्रक्चर बना दें तो देखो सल्फोनेमाइड आपके पास जो है वो है पैरा अमीनो बेंजीन, तो बेंजीन बना दो। पैरा अमीनो तो 2 अपोजिट पोजीशंस, अमीनो मतलब NH2 और सल्फोनेमाइड तो SO2 NH2, लेकिन मुझे चाहिए N एल्काइल, ठीक है। अब एल्काइल में मैं चेंज करती रहूँगी, मैं मिथाइल लिखना है, इथाइल लिखना है, क्या लिखना है, तो फिलहाल ये है सल्फोनेमाइड, ठीक है। तो भाई एक फार्मा कंपनी है वो सल्फोनेमाइड बना रही, ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो हो गया कि हाँ सल्फोनेमाइड्स में ही दूसरी कैटेगरी सल्फापिरिडीन, तो भाई सल्फा ड्रग्स क्या थी, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड तो था ही। अब एल्काइल की जगह क्या लगाना है, तो हम कहेंगे पिरिडीन, तो फिलहाल तो ये मैंने बेंजीन लगा दिया, है ना। अब पिरिडीन मतलब यहाँ आपको किसकी एंट्री लेनी है, नाइट्रोजन की, तो ये सल्फापिरिडीन, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इफेक्ट क्या होगा, लगभग सेम होगा, है ना। सल्फा डाइजीन कह रहे तो एक N की जगह 2 नाइट्रोजन लगा देना तो बन जाएगा सल्फा डाइजीन। तो अगर ड्रग्स का, मेडिसिन का स्ट्रक्चर सेम है तो इफेक्ट भी क्या होगा, लगभग समान होगा। क्लियर, तो ऐसे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं।
अब ड्रग्स बॉडी में जाके किसी एंजाइम को ब्लॉक कर रही है या रिसेप्टर ग्राही पे संवेदांग पे असर कर रही है ना, कौन से बायोमोलिक्यूल से टकराती है, भाई जैव अणु तो लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, किस पे जाके असर कर रही है, उसके हिसाब से भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बॉडी में जाके उसका टारगेट क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। आपसे पूछे भाई 4 क्लासिफिकेशन है, बेस्ट कौन सा है, तो ड्रग का टारगेट, है ना, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट, लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अब औषधियाँ सामान्यतया शरीर में पाए जाने वाले जैव अणु जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इनसे जाके इंटरेक्शन करती, ठीक है। तो अब औषधि शरीर में जाके जिससे भी इंटरेक्ट करेगी वो उसका हो गया औषधि लक्ष्य अणु या टारगेट, ठीक है। अब अगर टारगेट सेम है तो मैकेनिज्म सेम होगा। अब टारगेट सेम कब होगा, जब रिएक्शन स्ट्रक्चर सेम होगा। भाई अगर सल्फा ड्रग्स है तो टारगेट सेम ही रखेंगे, है ना। तो समान संरचना वाली औषधि की लक्ष्य पर क्रियाविधि भी क्या होगी, तो हम कहेंगे समान रहेगी। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो उनका टारगेट सेम रहेगा और उनका रिएक्शन भी, मैकेनिज्म भी सेम रहेगा। अब औषधि लक्ष्य अन्योन्य क्रिया कि भाई ड्रग टारगेट इंटरेक्शन कैसे, किस टारगेट को पकड़ेगी, क्या करेगी, तो देखो शरीर में पाए जाने वाले जैव अणु शरीर में विभिन्न काम करते हैं। अब देखो हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला एंजाइम, हमारे कोर्स में क्या है, ड्रग एंजाइम एक्शन और ड्रग रिसेप्टर एक्शन, संवेदांग या ग्राही, ठीक है। तो 3 तरह का मैकेनिज्म हम बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि पूरा तो बायोलॉजी का है टॉपिक। अब देखो एंजाइम क्या करता है, तो हम कहेंगे बॉडी में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में, अब तुम्हें लगेगा रासायनिक अभिक्रियाएं, तो बिल्कुल भाई खाना कैसे पचाओगे, है ना। तो खाना पचाने के लिए पहले माध्यम अम्लीय चाहिए, फिर तुम कह रहे हो क्षारीय माध्यम चाहिए, है ना। फिर प्रोटीन को उठाने के लिए अलग एंजाइम चाहिए पचाने के लिए, फैट को पचाने के लिए अलग चाहिए, है ना, न्यूट्रिशंस को निकालने के लिए अलग केमिकल्स चाहिए। फिर अपन कहते हैं जब हम च्विंग करते हैं, फूड को चबाते, तब लार में सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम है, वहीं से काम शुरू हो जाता है। तो मतलब सब कुछ केमिकल्स के भरोसे चल रहा है, एंजाइम्स के भरोसे चल रहा है। तो बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, चाहे वो सांस लेने से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्मोन्स बनाने से रिलेटेड हो, तो पता है कोई भी हार्मोन कम हो गया तो भी गड़बड़, ज़्यादा हो गया तो भी गड़बड़, है ना। तो पता है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकला पिट्यूटरी ऐसा ही कुछ होता है, कम है तो इतना सा और ज़्यादा है तो इतना, अरे भाई तो केमिकल लोचा है सारा का सारा, तो हम कहेंगे सारी गड़बड़ तो केमिकल से कर रखी, है ना। तो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब एक जैव रासायनिक अभिक्रिया किसके थ्रू होगी, कौन संपन्न कराएगा, तो हम कहेंगे एंजाइम। एंजाइम का काम है जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराना, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंसिडर करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। अब वो आपका काम कर रहा है, एक तो वो हो गया, चलो भाई शरीर को कौन चला रहा है, तो हम कहेंगे एंजाइम। दूसरा तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मान लो हमने यहाँ पिन चुबो दी, तो यहाँ से न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो मैसेज ब्रेन तक जाता है ना। फिर ब्रेन वापस रिस्पॉन्स करता है कि अच्छा पेन हो रहा है, सुई चुभ रही है, तो ब्रेन वापस मैसेज करता है भाई ये पिन हटाओ, मतलब हाथ हटाओ, है ना। तो हाथ हटाओ ये इतना क्विक होता है कि हम इसको इतना मान नहीं पाते कि भाई क्या है, इतना कैसे हुआ, मेरे को तो सुई चुभी और मैंने हाथ हटा दिया, बट ऐसा होता थोड़ा ना है ना। आपको सुई चुभी, आपका ब्रेन एक्टिव है, तभी तो आपको पता चल रहा है कि सुई चुभ रही है, आप एहसास ले रहे, फील कर रहे। तो फील कैसे हो रहा है, सिस्टम किसका है, ब्रेन का, और ट्रांसफर सिस्टम है, न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हो रहा है, मैसेज पास हो रहा है, सिग्नल सिस्टम है एक तरह से। तो हम कहेंगे ओके भाई ये भी सही बात है, एक तो भाई रसायनों के थ्रू अभिक्रिया हो रही है वो समझ में आ रहा है, एक कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है ना, कि भाई ब्रेन क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ब्रेन से सिग्नल पास हो रहे हैं बॉडी को, है ना। तो इसे हम कह रहे हैं अच्छा सिग्नल सेंडिंग, है ना, नर्वस सिस्टम हमारा काम कर रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कैसे करना है, इस तरह की भी ड्रग्स हो सकती है। एक तो हो गया भाई पेट दर्द हो रहा है, एसिड ज़्यादा बन रहा है या एसिड कम बन रहा है, तो केमिकल एक्टिविटी होगी। एक मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ मतलब केमिकल का कोई लेना देना नहीं, है ना। डिप्रेशन में जा रहा हूँ मतलब सिग्नल जो है वो प्रॉपर पास नहीं हो रहे, अब उनके लिए वजह केमिकल्स ही है ना। ब्रेन प्रॉपर नहीं सोच पा रहा है, एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा है ना वॉयलेंट हो गया, एग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बहुत बार, है ना। तो वो सब केमिकल्स के थ्रू, तो वो है आपका
रिसेप्टर वाला सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एंजाइम जो काम कर रहा है वो है रसायनों के द्वारा होने वाला, है ना, एंजाइम का केमिकल सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को, ध्रुवीय अणुओं को, पोलर मॉलिक्यूल्स को कोशिका के अंदर बाहर, है ना, बॉर्डर क्रॉस कराना होता है ना, तो वो काम करते हैं। तो भाई दवाइयाँ जो है वो 3 तरीके से काम करेंगी। हमारे कोर्स में 2 तरीके के, भाई ऐसी दवाई जो एंजाइम को प्रभावित करे, या फिर ऐसी दवाई जो हमारी सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी को क्या करे, अफेक्ट करे, है ना, वो 2 हमें डिस्कस करनी। तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो हमारी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल कौन कौन सा काम करता है। तो पहला एंजाइम वाला सिस्टम, आप सबको पता है एंजाइम प्रोटीन का बना है। एंजाइम का काम है जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना, यानी एंजाइम्स जो है वो है हमारे बायोकैटलिस्ट। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है, एंजाइम क्या है, तो भाई एंजाइम है बायोकैटलिस्ट, यानी कि जैव उत्प्रेरक, है ना, शरीर में होने वाली हर रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना। ठीक है, दूसरा हमारा शरीर किसके बेसिस पे चल रहा है, मतलब कोई सिस्टम है ना, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री कैसे कैसे चल रही है। तो भाई एक हमारी फैक्ट्री कैसे चल रही है, एंजाइम्स के काम करने की वजह से चल रही है। यहाँ कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो बॉडी डिस्टर्ब होगी। दूसरा तो हम कहेंगे संचार व्यवस्था, हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। तो वे प्रोटीन जो शरीर की संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम को बना के रखते हैं, उन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स है। कहीं में भी सुई चुभाओगे ना तो फील होगा, यूं नहीं हाथ पे हो रहा है, पाँव पे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। तो रिसेप्टर्स, संवेदांग या क्या बोलते हैं ग्राही, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड है, हर कोशिका के अंदर, हर कोशिका झिल्ली की सतह पे स्प्रेड है। तो हम कहेंगे ओके। और तीसरा तो वाहक प्रोटीन, करियर प्रोटीन, जो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, है ना, ये ध्रुवीय अणुओं को कोशिका झिल्ली के आर पार ले जाने का काम करते हैं। तो भाई हम दवाइयाँ पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर ही लेके देखेंगे ना, तो हमारी बॉडी 3 तरीके से काम कर रही है, थ्रू एंजाइम, थ्रू रिसेप्टर्स और वाहक प्रोटीन, करियर प्रोटीन। ठीक है, अब दवाई को क्या करना है, या तो एंजाइम पे अफेक्ट करना है, सीधा उसको धावा बोलना है, या कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ से कुछ देखना है। ठीक है, ये 2 हमारे सिलेबस में। अब पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे शरीर में एंजाइम कैसे काम करता है। तो देखो आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, एंजाइम आप सबको समझ में आता है कि भाई ये इस तरह का ये एंजाइम बना दिया हमने। ठीक है, और सबस्ट्रेट तो देखो ये जो डिज़ाइन है ना, आपने लॉक-इन की थियरी भी पढ़ा है, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम। अब एंजाइम की ये जो साइट है ना बच्चे, ये वाली जो साइट है इसे बोलते हैं एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। मतलब यहाँ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है और ये सबस्ट्रेट जो है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ क्रिया करेगा तो इसमें फिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे एंजाइम, एंजाइम पे ये है सक्रिय स्थल, सबस्ट्रेट से ना क्रियाधार जिस पे अभिक्रिया होनी है वो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई एंजाइम हमारी बॉडी में बेसिक चीज़ है, हाँ, रसायन है, प्रोटीन का बना हुआ है और इसकी ये सक्रिय स्थल है और ये अपने सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है। अब पहचानता कैसे है, तो ठीक है, लॉक इन की मैकेनिज्म समझ में आता है, भी ताला है और ये चाबी है, दोनों फिट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह है, दोनों को कुछ ना कुछ करके जुड़ना है ना। तो भाई ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ गए, किसी भी वजह से इनको आपस में कनेक्ट होना है। तो हम कहेंगे ओके एंजाइम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट कनेक्शन। तो एंजाइम क्या करेगा, इसको पहले अपने पास बुलाएगा, उसको पकड़ लेगा। एक बार पकड़ लिया, अब इस पर धावा बुलवाने के लिए किसी को बुलवाए कि भैया मान लो उच्च अणु को, भारी अणु को, जटिल अणु को सिंपल में कन्वर्ट करना है या इसको किसी और में बदलना है, क्योंकि एंजाइम तो प्रेरक है, वो तो यूं का यूं रहेगा, उसका काम था इसको पकड़ना, पकड़ लिया। अब वो फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल कराएगा इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहला एंजाइम का काम क्या है, तो भाई एंजाइम औषधि लक्ष्य की तरह, भाई ड्रग जाके आपको क्या करना है, ड्रग जाके एंजाइम के काम में बाधा डालेगी। तो पहले उसका काम तो देख लें कि वो कर क्या रहा है ना। जैसे दुश्मन पे हमला बोलना है तो पहले उसके ठिकाने तो पता लगा ले कि कौन से ठिकाने पे रहता है, कब रहता है, कब धावा बोलना है, तो पहले उसका मैकेनिज्म समझेंगे तभी तो उस पर अटैक कर पाएंगे। सिमिलरली पहले एंजाइम का काम क्या है, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है एंजाइम का काम पढ़ लेते हैं। एंजाइम 2 तरीके से काम करता है। पहला काम है एंजाइम का सबस्ट्रेट को पकड़ना, थामे रखना। फिर एंजाइम अपनी एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट से इंटरेक्शन करता है। अब किसी भी बंध के थ्रू बांधेगा, चाहे वो आयनिक बंध हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या द्विध्रुव आकर्षण बल हो। एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट को पकड़ना, थामे रखना और उसको अपने साथ बांधना। कोई भी आकर्षण से बांधो पर बांध लो। ठीक है, तो हमने कहा ओके, ये डायग्राम हमने बना लिया कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अब तो अभी ये इस पर अभिक्रिया करवाएगा।
तो नेक्स्ट जो काम था एंजाइम का, नेक्स्ट जो काम है एंजाइम का वो है सबस्ट्रेट पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियात्मक समूह उपलब्ध कराना, जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करेगा। कि भाई ये सबस्ट्रेट को तो पकड़ लिया, अब अटैकर को तो बुलाओ, हमारा काम था उतना तो हमने कर लिया, है ना। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड बुलाया, कुछ भी बुलाया और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भाई ये एंजाइम मुझे परेशान कर रहा है, ये एंजाइम बॉडी में बन रहा है, इस वजह से मैं क्या कह रही हूँ कि हाँ इस वजह से ना पेट में दर्द हो रहा है, अब स्टमक पेन हो रहा है, कि ये एंजाइम बन रहा है ना, इस एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपके स्टमक पेन कर रहा है। तो डॉक्टर क्या कहेगा, अच्छा पेट दर्द खत्म कैसे करो, दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है ना, और इन्फ्लेमेशन हो रहा है, टिश्यू इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उत्तकों में सूजन आ रही है और बहुत पेन हो रहा है, अब मैं स्टमक पेन को रोकूँ कैसे। तो उसको पता है कि भाई ये एंजाइम बन रहा है इसकी बॉडी में और ये इसको परेशान कर रहा है। अब वो क्या करेगा, दवाई लिखेगा, तो दवाई करेगी क्या, है ना, वो ऐसा क्या कर लेगी। तो दवाई को पता है, डॉक्टर को पता है कि ये एंजाइम गड़बड़ कर रहा है, दवाई को पता है कि मुझे इस एंजाइम को जाके ब्लॉक करना है। अब ठीक है, अब एंजाइम तो दो तरीके से काम करता है, तो दवाई दो तरीके से ब्लॉक कर सकती है। अब हर मेडिसिन दो तरीके से काम करे जरूर थोड़ा ना एक ही तरीके से काम करे, तो हमारे पास दो तरह की मेडिसिन से काम उसको कैसे करना है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई एंजाइम का काम हमने समझ लिया, सबस्ट्रेट को पकड़ना और उसके साथ अभिक्रिया करवाना। ठीक है, अब दवाई क्या करेगी, या तो जब उसको पकड़ रहा था सबस्ट्रेट को तभी जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे। भाई एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलेगा, है ना, और ये एंजाइम बना है आपकी बॉडी में, फिर सबस्ट्रेट को पकड़ रहा है, तब आपके पेट दर्द शुरू हो गया। सिर्फ एंजाइम की वजह से तो नहीं होगा, ये एंजाइम बना है इसकी वजह से, मतलब ये एंजाइम बना है इस सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और ये टिश्यू में पेन क्रिएट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को ना पकड़े और पकड़ ही लिया और आगे अभिक्रिया संपन्न करा रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो देखूं कि इन दोनों के मिलने को रोक लूं। तो ड्रग्स दो तरीके से काम करेंगी। पहला तो देखो, दो तरह की ड्रग्स है, दो तरीके से काम करेगी ड्रग, तो हमारी एक ही है। पहली जो ड्रग है देखो, ये हमारा एंजाइम, ये हमारा सबस्ट्रेट, हमें पता था ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा। ठीक है, और जैसे इसको पकड़ लेगा और पेट दर्द चालू, हमें नहीं करवाना, पेट दर्द थोड़ा ना करवाना है। तो अब ये जो ड्रग है इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किया है ना, कि ये इसके साथ, है ना भाई, ये भी इसके साथ जुड़ता था, ये भी इसके साथ जुड़ता था। अब ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट है, ये इसके भी फंक्शनल ग्रुप है, बस इनकी अभिक्रिया तो होनी है, लेकिन मैंने सेम केमिकल डिज़ाइन किया मिलता जुलता, ये इसके ही फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एंजाइम तो ठीक है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट, ये तुम्हारी ड्रग। तो कंफ्यूज हो गया कि भाई मेरा कनेक्शन इससे होना है, किससे होना है, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों सेम लेके बैठे, आकर्षण तो मुझे सेम मिल रहा है। अब मैं जो ड्रग डिज़ाइन करूँगी वो ऐसी डिज़ाइन करूँगी कि वो इससे पहले, है ना, ये पहुँचे, है ना, ये इसके साथ पहुँचे, इससे पहले ये पहुँच जाए भाई, क्योंकि ये पहुँच गया तो पेट दर्द ठीक ही नहीं होना। यही बात समझ में, ये दोनों मिल गए तो ये तो पेट दर्द होना है, तो ये ना मिले और बीच में कोई आ जाए वो इसको रोक ले, तब तो दुख ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब मैं करूं क्या, बात समझ में आ रही है ना तो मेरी। तो भाई ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ये इससे मिल गया और इन दोनों की अभिक्रिया हो गई और ये हमारे स्टमक पेन, एक उदाहरण लिया है मैंने, ये स्टमक पेन का रीज़न है ना। अब आपका काम है भाई इन दोनों को मिलने से रोको। तो आपने कहा भाई इसके पास क्रियात्मक समूह है, इसके पास क्रियात्मक समूह है, दोनों में आकर्षण है, ये जुड़ जाते। तो अब मैंने केमिकल डिज़ाइन किया, उसके पास भी ऐसे कैसे क्रियात्मक समूह है, तो ये जुड़ जाएगा, तो 50-50 चांस है ना, ये जाएगा कि ये जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि भाई इसका बंध इसके साथ प्रबल बनता हो, इसका आकर्षण इसके आकर्षण से ज़्यादा हो, इसके कंपैरेटिवली इसका बंध इससे ज़्यादा मजबूत हो, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है तो इसको और तेज हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए। तो ये तो आप केमिकल्स के थ्रू कर सकते हैं, है ना भाई। यहाँ पे फिनाइल है ना, और अम्लीयता दिखानी है तो फिनॉल के पैरा पे मैं नाइट्रो लगा दूंगी तो अम्लीयता बढ़ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। तो कम ज़्यादा तो हम कर ही सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, ऐसा केमिकल डिज़ाइन किया जो पहले तो इसके साथ जुड़ जाए, ये भी है, ये भी है, ये भी जा ही रहा था, पहचान तो ये लेगा भाई ये भी अपना ही है, ये भी अपना ही है, लेकिन इसकी एक्टिविटी तेज है, ये चली जाएगी, है ना, और ये हमने डिज़ाइन करना है। तो इस तरह की जो ड्रग्स है इनको इनके साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, तो इन्हें बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ड्रग्स, स्पर्धा, है ना। कॉम्पिटिशन को क्या बोलते हैं, स्पर्धाकारी ड्रग्स, ठीक है, औषधियाँ। तो अब देखो पहला काम क्या है, तो देखो एंजाइम
सॉरी औषधि एंजाइम के दो काम में से किसी एक में रुकावट डालेगी। पहला क्या था, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को पकड़ के जुड़ता था, है ना, तो ये एंजाइम की बंधनी सतह को अवरुद्ध कर देती है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ पाता है। उदाहरण के लिए एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है और ऐसी औषधि को एंजाइम संदमक कहते हैं। भाई इसने उसकी एक्टिव साइट को ही जाके क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, खुद जुड़ गई, तो सबस्ट्रेट तो आया ही नहीं, औषधि खुद जुड़ गई, तो एंजाइम एक बार तो जुड़ गया, फिर उसको समझ में आया यार ये तो अपना कुछ लग नहीं रहा है, ये तो ब्रेक भी नहीं हो रहा है, और अब तो मैं ही ब्लॉक हो गया, एंजाइम ही हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया, है ना। अब एंजाइम ब्लॉक हो गया तो पेट दर्द रुक गया, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो सकता था, हम उसके पहले काम में ही क्या कर दे, बाधा डाल दे, जो मैंने आपको दिखाया। अब दूसरा जो काम था वो क्या था, तो देखो पहली एंजाइम को तो हमने, पहली औषधि को तो हमने कह दिया क्या, कॉम्पिटिटिव ड्रग, ठीक है। अब देखो औषधि एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक सबस्ट्रेट से स्पर्धा करती है ना, ऐसी औषधि को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एंजाइम ने क्या किया, सॉरी औषधि ने क्या किया, एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ने की बजाय खुद ही जाके जुड़ गई। उन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्बिनेशन को, मिलने को रोक दिया। तो हम यही चाहते थे। अब मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि भी नहीं बन रहा है, ऐसा कोई केमिकल नहीं बन रहा, आपके पास जो है वही सबसे तेज है, इससे तेज पॉसिबल ही नहीं, तो फिर आप पहला काम में तो बाधा डाल ही नहीं सकते, तो जुगाड़ लगाओ, साइंस के बच्चे हो भाई, एक्टिव साइट को तो नहीं ब्लॉक कर सकते, अब कुछ और कर लेते हैं। तो और भी ये कह रहा है कि देखो और भी जगह है ना, आप कह रहे हो भाई ये एक्टिव साइट है और मैं ऐसा कुछ नहीं बना सकता कि यहाँ पे आके सबस्ट्रेट से तेज में कुछ नहीं बना सकता कि ड्रग यहाँ जुड़ जाए, ठीक है। तो भाई एंजाइम मतलब प्रोटीन ही तो है, ऐसा कोई डिज़ाइन थोड़ा ना है, ताला थोड़ा ना है कि बाकी में कुछ, सब केमिकल्स है, कंपाउंड है, प्रोटीन है तो बहुत सारे क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पे एक साइट है जिसे हमने कह दिया एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अब हमने ऐसी ड्रग डिज़ाइन की जो इसकी एलोस्टेरिक साइट में, है ना, हिंदी इंग्लिश में एलोस्टेरिक लिखना है, तो ये एलोस्टेरिक साइट में जाके फिट हो जाए, इसको हमने नाम दिया इनहिबिटर संदमक, ठीक है। तो ये संदमक जाके एलोस्टेरिक साइट के साथ फिट हो गया। अब जैसे ही ये फिट हुआ तो ये एक्टिव साइट के जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, ये चेंज हो गए। अब आपको इतना नहीं बताना है क्रियात्मक समूह बदल गए या कुछ ही चेंज हो गया, केमिकल चेंज आ गया, आपको बताना है जो ये सक्रिय स्थल है ना, इसका शेप ही चेंज हो गया। अब भाई सक्रिय स्थल ये था, है ना, और सबस्ट्रेट ये था, तब तो ये इसको पहचान लेता था और ये मिक्स हो गया। अब आपने एलोस्टेरिक साइट में किसी केमिकल को फिट कर दिया और ये आपका जो सक्रिय स्थल है वो ये की बजाय ये हो गया। अब ये सबस्ट्रेट तो यहाँ फिट नहीं होगा, ये तो ढीला पड़ेगा, तो ये जाके जुड़ेगा ही नहीं, पहचान नहीं पाएगा। सबस्ट्रेट क्यों पहचान रहा था, क्योंकि एक्टिव साइट थी लॉक और सबस्ट्रेट था की, तो फिट हो जाते थे। अब तो हम कहेंगे आपने तो ताले का डिज़ाइन ही बदल दिया, है ना, तो उसको पहचान नहीं पाएगा। तो बदली हुई एक्टिव साइट की वजह से भी एंजाइम का सबस्ट्रेट से मिलने को रोका जा सकता है। तो हमें तो कुल मिला के रोकना था, चाहे हम स्टेप 1 पे रोक लेते, चाहे हम स्टेप 2 पे रोक लेते। तो पहला तो था कि भाई जुड़ने ही मत दो, अब दूसरा कि जुड़ने से तो हम नहीं रोक सकते, तो आप एक्टिव साइट को ही क्या करो, बदल दो। तो सेकेंड जो ड्रग का काम है, तो भाई कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं कर पाती है ना, ये एंजाइम की भिन्न सतह पर संयोजन करती है, इन्हें हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब इस प्रकार संदमक के एलोस्टेरिक सतह, संदमक मतलब आपके लिए वो ड्रग ही है, औषधि है, ठीक है, एलोस्टेरिक सतह पर संयोजन से सक्रिय स्थल की आकृति बदल जाती है तथा सबस्ट्रेट इसे पहचान नहीं पाता है। अब आपको लग रहा है कि मैं औषधि को ड्रग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम तो इफेक्ट समझ रहे हैं। भाई ड्रग औषधि चीज़ तो एक ही है, जब शरीर अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा तो मेडिसिन कह दूंगी, अदरवाइज तो वो केमिकल है और बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है तो मैं उसको ड्रग ही बोलूँगी। जब तक पूरा मुझे नहीं 100% में श्योर हो जाती कि हाँ शरीर जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है ना, तब तक मैं उसको मेडिसिन तो नहीं बोल सकती। तो अभी तक तो हम उसकी क्रियाविधि नहीं समझ रहे, इसलिए हम उसको बार बार ड्रग बोल रहे हैं, औषध बोल रहे हैं, दवाई नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ये भी क्लियर है आपका। तो हम कहेंगे ओके एलोस्टेरिक साइट पे अफेक्ट कर लिया, तब भी हम मान लेते हैं, है ना। तो भाई कोई भी मेडिसिन शरीर में जाएगी तो उसके पास 3 चीज़ें थी, या तो वो एंजाइम को ख़त्म करे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या रिसेप्टर्स कम्युनिकेशन सिस्टम पे क्या करे, अफेक्ट करे, ठीक है। तो एंजाइम वाला आपको समझ में आ गया,
है ना, कि एंजाइम पे दो तरीके से प्रभाव डालेगी, चाहे डायरेक्ट कंपटीशन करके, चाहे एलोस्टेरिक साइट के साथ कनेक्ट करके एक्टिव साइट का, सक्रिय स्थल का शेप बदल देगी। देन तो यदि एंजाइम और संदमक के बीच में मान लो दोनों मिक्स हो गए, है ना, और मजबूत सहसंयोजक बंध बन गया, तो हम कहेंगे चलो एंजाइम को तो ब्लॉक कर दिया, हमारा तो पेट दर्द खत्म। लेकिन वो एंजाइम जाएगा कहाँ? तो बॉडी से सीधा का सीधा बाहर आ जाएगा, है ना, इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। बॉडी अपने आप इसको डिस्ट्रॉय कर देगी और नया एंजाइम बना लेगी। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एंजाइम काम कैसे कर रहा था? सबस्ट्रेट को पकड़ रहा था, सबस्ट्रेट पे अटैक करा के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था। अब एंजाइम के कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनके काम करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही, फिलहाल उसे हमें रोकना है। तो एंजाइम के दो में से दो काम करने के तरीके थे, दो तरीके से वो काम कर रहा है, उसमें से किसी एक में प्रॉब्लम कर दो, है ना। अब प्रॉब्लम या तो एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बांधने मत दो, और नहीं रोक पा रहे हो तो एलोस्टेरिक साइट में घुस के और उसके सक्रिय स्थल का शेप क्या करो, बदल दो। ये दो तरीके हैं एंजाइम के काम को रोकने के, ठीक है। अब हम कहेंगे चलो कम्युनिकेशन सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो देखो ये आपका एक एनिमल सेल का डायग्राम बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, है ना। अब इसने थोड़ा इसका एनलार्ज फॉर्म दिया है। देखो ये तो आपकी होगी कोशिका झिल्ली, आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह, और ये हो गई आपकी इंटरनल सतह। अब मैंने आपको कहा था पूरी स्किन पे, कहीं पे भी पिन चुभाओगे तो चुभेगा ना, तो पूरी स्किन पे, पूरी त्वचा पे, जहाँ जहाँ कोशिकाएं हैं, सब जगह शरीर बना ही उससे, है ना, सब जगह क्या है, रिसेप्टर्स है, ग्राही है, ठीक है। अब ग्राही जो है वो एम्बेडेड है, एम्बेडेड समझते हो, धसा हुआ है, और इसकी ये बाइंडिंग साइट है, ये दिख रही है ना, ये इसकी बंधन सतह है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये बाइंडिंग साइट है, इसकी बाइंडिंग साइट का काम है मैसेज लेना। अब मैसेज ब्रेन ने छोड़ा, बाइंडिंग साइट रिसेप्टर है ना, ब्रेन ने मैसेज दिया कि हाथ हटाओ, सुई चुभ रही है, शरीर को दर्द हो रहा है, तो ब्रेन ने कैसे मैसेज दिया? तो बीच में आते हैं छोटे छोटे केमिकल्स, उन्हें बोलते हैं रासायनिक संदेशवाहक, केमिकल मैसेंजर। तो केमिकल्स घूम रहे हैं शरीर के अंदर, है ना, ब्रेन ने रिलीज किए वो केमिकल्स, ब्रेन ने मैसेज दिया, उन केमिकल्स ने उसको पकड़ा, और उनका काम है कि रिसेप्टर को जाके, जहाँ जिस जगह पे वो रिसेप्टर है उसको जाके ये मैसेज पास करना है कि भाई तुझे हाथ हटाना है। आई बात समझ में? ऐसे तो रिसेप्टर समझ में आ गए, पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स जो है वो फैले हुए, करोड़ों है, अरबों है, असंख्य है, गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखो हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायन यानी कि केमिकल्स है जो दो तंत्र कोशिका, न्यूरॉन्स बोल दो, या तंत्र कोशिका और पेशी के मध्य संदेश का संचार करते हैं। भाई आउटर स्किन या आउटर टू इनर हो गया, तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन टू मसल्स हो गया, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे है ना। अब ये रसायन जो है रासायनिक संदेशवाहक कहलाते, छोटे छोटे केमिकल्स है, इनका काम है मैसेज पास कर। तो केमिकल है, मैसेज पास कर रहा है, रसायन है, संदेश को आगे बढ़ा रहा है, संदेश का वाहक है, तो रासायनिक संदेशवाहक, ठीक है। अब रिसेप्टर का है तो हम कहेंगे रिसेप्टर पूरी स्किन पे, है ना, स्किन भी प्रोटीन की बनी हुई, रिसेप्टर भी प्रोटीन का बना हुआ, तो ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पे है, प्रोटीन मतलब आपकी स्किन की बंधनी सतह पे है, ठीक है। अब संदेश वाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव आ जाता है, और इससे मैसेज जो है वो आपकी कोशिका में पहुंच जाता है। अभी कैसे? तो देखो रिसेप्टर्स थे, है ना, ये हमारी क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन में आपने कहा भाई ये रिसेप्टर्स है ना। अब ये रिसेप्टर है, ग्राही है, ये आपका मैसेज है। अब ये इसके कनेक्ट होगा, पहले तो इसका शेप ऐसा, इसका शेप ऐसा मिक्स हो गया, ये इससे मैसेज पास कर लेगा। जब मैसेज ले रहा है तब इसका साइड जो है, आकार जो है वो बदल गया, और उसके बाद मैसेज एक बार आ गया तो ये आपका रासायनिक संदेशवाहक फ्री। कबूतर होता है ना, उसे अपनी चिट्ठी दे दी और कबूतर फ्री, है ना। सिमिलरली ये केमिकल मैसेंजर है, जब ये इसको मैसेज देगा तब तो ये अपना आकार बदलेगा, है ना, और मैसेज आते ही ये अपना काम, और ये इसने मैसेज आगे ट्रांसफर कर दिया, ये आपका आगे। अब उस मैसेज के अकॉर्डिंग उसको क्या डिसीजन लेना है, वो डिसीजन उसी में ही है। मैसेज मतलब कि सुई तो चुभ रही है, डिसीजन क्या है कि हाथ हटाना है, ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह है, ये आके बाइंडिंग सरफेस है ना। ग्राही संदेशवाहक को ग्रहण करते हुए, मैसेंजर से मैसेज लेते हुए, मैसेज लेते ही आकार में क्या आ जाएगा,
बाइंडिंग साइट में चेंज आ जाएगा इसके, और संदेश होने के बाद में, संदेश वहाँ के हटने के बाद में ग्राही अपनी सिमिलर पोजीशन में आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो हम कहेंगे ओके भाई, काम तो ये सही कर रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें लग रहा है कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा है, या कम्युनिकेशन से ही परेशानी हो रही है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि ना, मान लो घर में तुमने देखा होगा, स्पेशली फीमेल्स को देखा होगा कि मूवी देखना है ना, कोई ऐसी इमोशनल मूवी आती है तो रोने लग जाती, इमोशनल ड्रामा देखो तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते है ना। और कुछ लोग ज़्यादा ही सोच सोच के, स्टूडेंट्स जिनको अब स्पेशली अगर अपन बोले तो ज़्यादा ही सोच सोच के टेंशन ले लेना, तनाव ले लेना, ये भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ले लेना है ना, और टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर हम कहते हैं डिप्रेशन में चले गए। तो ये भी केमिकल्स, ये भी अपना क्या है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी है कि भाई ब्रेन जो है वो मैसेज भेज रहा है कि हाँ इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, ओवर इमोशंस, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओ। तो अब मुझे इस मैसेज को रिसेप्टर तक नहीं पहुंचाना है। ये मैसेज आया कि इमोशनल हो जाओ, और इमोशनल हो जाओ, और इमोशनल हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, और मुझे ये मैसेज नहीं पहुंचाना है ना, मुझे इस मैसेज को खत्म करना है। ब्रेन तो रिलीज कर रहा है, जाओ डिप्रेशन में, कंडीशन ऐसी आ रही है। लेकिन अब ये मैसेज गलत है, ये मैसेज अगर पास करूँगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, गड़बड़ करेगी। पर मैं कहते हैं ना, डॉक्टर ऐसा क्या कर लेगा कि है ना तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, डिप्रेशन में हो तो हो, ऐसी कौन सी दवाई दे देगा कि तुम खुश होने लग जाओगे? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, है ना। ब्रेन ने मैसेज क्या दिया, बॉडी को मैसेज दिया, भाई ब्रेन बिल्कुल सही चलता है ना। तो ब्रेन आपका कह रहा है कि ठीक है, सारा काम ही ब्रेन से हो रहा है। ब्रेन आपका काम कह रहा है कि हाँ ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको सुई चुभी तो आपको हाथ हटाना है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो आपको उसको वैसे रिस्पॉन्स करना है, किसी ने गुस्से में बोला तो आप और गुस्से में बोलते हो, ऊंची आवाज़ में बात की तो ये आपका अलग अलग मैसेज है कि हाँ मैं आपको, उसने ऊंची आवाज़ में बात की, आपको प्यार से बात करना है, धीमे बात करना है, ये सारे मैसेज है जिसका हम रिएक्ट करते हैं। ओके, अब बहुत बार क्या है कि मैसेज तो सही है लेकिन ओवर है, या मैसेज के थ्रू मुझे शरीर में परेशानी हो रही है ना, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो दिमाग से सिग्नल्स ही ऐसे आ रहा है कि गुस्सा है, गुस्सा है, गुस्सा है, तो ये सिग्नल तो गलत हो गए ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो शरीर में फिजिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, कहीं कुछ भी दिक्कत हो सकती है, किसी को लूज मोशन हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कहेंगे ये मैसेज जो है ये मतलब ब्रेन ने दिया है, बट ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है, बट ये काम हमारे लिए गड़बड़ है। तो अब मुझे क्या करना है, कुल मिला के बात समझे कि मुझे इस मैसेज को रोकना है। अब मैं क्या करूं, तो पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैसेज का पास कैसे होता था। तो मैंने कहा पूरी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है ना। मैसेंजर आता है, बाइंडिंग साइट से चिपकता है, मैसेज अंदर ट्रांसफ़र होता है और थोड़ी देर उसका शेप चेंज होता है, फिर बाद में दोनों एक जैसे, मैसेंजर अलग और ये अलग। तो अब मुझे क्या करना है, इस मैसेज को पास नहीं होने देना है। तो या तो मैं ऐसा कुछ करूँ कि इसकी जगह कुछ और मैसेज पास करा दूँ, या फिर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ, इसको बीच में से उड़ा दूँ, ज़्यादा है तो कम कर दूँ, है ना। तो पहले मैकेनिज्म के काम कैसे करता है, फिर काम कैसे रोकना है, हमें तो उस काम को अड़ंगा अड़ाना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भाई देखो, ऐसी औषधियाँ जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करे, उसे एंटागोनिस्ट यानी कि विरोधी कहते हैं। ये तब आवश्यक होती है जब संदेश अवरुद्ध करना है कि भाई ये मैसेंजर आया और इससे आदमी डिप्रेशन में चला जाए, तो ये मैसेज उड़ा दो, है ना। बहुत बार तो ना किसी का व्हाट्सअप मैसेज डिलीट कर देते कि पढ़ लेगा तो ये, अगर ये मैसेज पढ़ लिया तो इसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डिप्रेशन में आ जाएगा। तो हम भी तो करते हैं, है ना, कि इसके व्हाट्सअप से मैसेज डिलीट कर दिया, तो मैसेज ही तो डिलीट करना है। तो ऐसी दवाइयाँ भी हैं, है ना। जिंदगी में काम बाद में होता है, केमिस्ट्री में पहले होता है, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो क्या करेंगी कि ग्राही के सरफेस पे खुद आ गई और उसका मैसेज जो है वो उसने हटा दिया, ठीक है। तो जब संदेश को अवरुद्ध करना है, मैसेज ही ब्लॉक करना है, तब हमें एंटागोनिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब बहुत बार क्या होता है कि अच्छी वाली भी बात भी होती है कि भाई ना, मान लो क्या है कि ब्रेन तो मैसेज कर रहा है कि भाई ब्रेन, इसे होता है ना फिल्मों में तुमने देखा होगा कि डॉक्टर कहता है इसका दिमाग तो सब सुन रहा है, तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ब्रेन मैसेज दे रहा है, वो मैसेज लेने के लिए तैयार भी है, पर बीच में केमिकल का, मैसेंजर का, है ना। मैंने तो व्हाट्सअप किया ही, तुम्हारे पास मोबाइल भी है, लेकिन बीच में सिग्नल तो ही नहीं, है ना। अब सिग्नल नहीं आएगा तो मैसेज पहुँचेगा कैसे, तो ये भी गड़बड़ है। तो बहुत बार मुझे मैसेंजर की ज़रूरत है, और मैसेंजर नहीं, ये शरीर में बने ही नहीं, रसायन ही तो है, नहीं बना।
तो अब क्या करना है, ऐसी मेडिसिन्स बनानी है जो खुद मैसेंजर की तरह बिहेव करे, है ना, सेम कॉपी करे, उसको मिमिक करे, मिमिक मतलब कॉपी हो, नकल करे उसकी, ठीक है। तो दूसरे प्रकार की औषधि वे है जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर दे, इन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। और ये प्राकृतिक संदेशवाहक की कमी होने पे लाभदायक होती है। भाई मैसेंजर था ही नहीं तो दवाइयों ने मैसेंजर का काम किया, और बहुत बार क्या हुआ, मैसेंजर ज़्यादा ही है, मुझे इसके मैसेज को नहीं पहुंचाना है, तो जो संदेशवाहक के काम में बाधा डाले, है ना, ग्राही के प्राकृतिक सतह पे खुद बंध जाए, उसको काम नहीं करने दे, संदेश को ग्राही से नहीं मिलने दे, तब तो बोलेंगे एंटागोनिस्ट, काम मैसेज ब्लॉक करना। और बहुत बार क्या होता है, मैसेंजर ही नहीं है तो मैसेज देना, तो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को क्या करना, सक्रिय करना, क्योंकि है तो केमिकल्स ही, हम भी बॉडी के अंदर केमिकल्स ही सप्लाई कर रहे हैं दवाई के थ्रू। आगे बात समझ में, तो इन्हें बोलते हैं एगोनिस्ट और वो था एंटागोनिस्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया भाई ड्रग्स काम कैसे करती है, एंजाइम पे अटैक करके, एंजाइम को अफेक्ट करके, और दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्ट करके। अब हमें पढ़ना अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सी मेडिसिन है। तो पहली हमारे पास है एंटासिड्स, ठीक है, अलग अलग थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, और इसमें हमारे पास है पहली कैटेगरी एंटासिड्स यानी कि प्रति अम्ल। अब नाम से लग रहा है ना, एंटा मतलब एंटी, एसिड जो अम्लीयता को कम करे। अब एसिडिटी हुई क्यों, तो देखो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चाय पी ली, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, अचार, है ना, मुरब्बा, चटनी, या अनलिमिटेड फूड खा लिया, शादी में गए तो 2 दिन का एक साथ ही खा लिया, 2 टाइम का एक साथ खा लिया, तो एक्सेस फूड होने से क्या होता है, ज़्यादा एसिड बनेगा। अब एसिड अगर बहुत ज़्यादा बनेगा तो बॉडी में एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इनमें से रीज़न, तो शरीर में अम्लीयता बढ़ी। अब एसिडिटी, आपको सिंपल पूछे प्रति अम्ल क्या है, तो वे औषधियाँ जो शरीर में या आमाशय में अम्ल के स्तरों को कम करती हैं, एसिडिटी घटाती है, पेट की अम्लीयता को कम करती है ना, उन्हें हम एसिड एंटासिड कहते हैं, ठीक है। ओमेप्रिजोल है, लेंसोप्रिजोल है, रेनिटिडिन है, सिमेटिडिन है, 4 उदाहरण याद रखने हैं। ओमेप्रिजोल, लेंसोप्रिजोल, रेनिटिडिन जो डॉक्टर आपको जेंटेक लिख के देते ना वो, और सिमेटिडिन, ठीक है। अब एंटासिड एसिडिटी कम करना। अब पहले शुरू में मतलब दवाइयाँ तो अभी बनी, तो जब इनिशियली एसिडिटी होती थी तो क्या होता था, तो हम लेते थे मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब शुरू में सबसे ज़्यादा वो यूज़ होता था। सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो चलो एसिडिटी खत्म कर देगा, लेकिन अब पानी में जाएगा तो NaOH प्रबल क्षार, तो थोड़ी देर बाद में खुद ही अम्ल के उद्दीपन को बढ़ा देता है ना, क्षार है तो अम्लीय माध्यम चाहिए, तो वो खुद ही एसिड को बढ़ाने लगता, हालांकि न्यूट्रलाइज हो जाता, बट एक बार तो स्टमक को काम करना पड़ेगा ना, और एसिड बनाओ, तो थोड़ा वो गड़बड़े। फिर हम लेते थे धातु हाइड्रोक्साइड, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो ये क्या करते, pH 7 तक तो ले आते थे, उसके बाद ये न्यूट्रल कर देते थे, है ना, क्योंकि पानी में घुलते नहीं है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाइट PPT, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ज़्यादा घुलते नहीं हैं, तो ये pH 7 तक ले आते, न्यूट्रल कर देते, तो ठीक ही, कहाँ दिक्कत थी। लेकिन ये एसिडिटी होने के बाद काम कर रहे, एसिडिटी हो ही ना, है ना भाई, एक बार तो इन्होंने रोक लिया, एसिडिटी खत्म, ठीक है, फिर हो गया, फिर रात को एसिड बन गया, कल फिर बन गया, तो ऐसा भी तो देखना है कि आगे एसिड बने ही ना, तो ये काम नहीं करती थी दवाइयाँ, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। तो देखो आमाशय में बहुत ज़्यादा अम्ल बनेगा तो व्यक्ति को उत्तेजना और पीड़ा होती है, और गंभीर स्थिति में आमाशय में घाव में एसिड बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तेज होता है, अंदर की स्किन तो सॉफ्ट है ना, तो जल जाएगी तो घाव हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियली एसिडिटी का ट्रीटमेंट हम सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से करते थे। सोडियम का बाइकार्बोनेट आमाशय को क्षारीय बना देता है और अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है, ठीक है, और ज़्यादा एसिड बनाएगा फिर। अब हाइड्रोक्साइड्स जो है, क्योंकि ये पानी में ज़्यादा घुलते नहीं है तो pH 7 के आगे नहीं बढ़ने देते थे, लेकिन दोनों जो है एसिडिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, कारण जो है रोग का उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। एसिड क्यों बन रहा है उसको तो ब्लॉक करे, वो नहीं करते, है ना। अब देखो बहुत बार क्या होता है, हिस्टामिन्स, अभी आपको पढ़ाऊंगी मैं, एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रासायनिक पदार्थ है जो शरीर को किसी न किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव बना देते हैं। तो हिस्टामिन जो है ये क्या कर रहा है, आमाशय में जो रिसेप्टर है उससे मैसेज दे दिया उसको, अब उसको मैसेज दे दिया कि ले तो एसिड बना, कौन सा एसिड बना, कि पैप्सिन बना,
तो वो क्या करेगा, हिस्टामिन पर्टिकुलर, अब उसको नहीं रिलीज होना चाहिए था, वहाँ पे रसायन है, तो उसने जाके मैसेज दे दिया भाई तू पेप्सिन बना। अब वो बेचारा एसिड बनाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी, अब तो उसको रोकना पड़ेगा, है ना। तो शरीर में मुक्त हिस्टामिन आमाशय में उपस्थित ग्राही से क्रिया करके पेप्सिन के उत्पादन को प्रेरित करते। अब समझ में आ गया, ये कम्युनिकेशन गलत हो गया, है ना। इस अन्योन्य क्रिया को रोकने के लिए उस टाइम जो औषधि बनी वो है सिमेटिडिन। ये उस मैसेज को ब्लॉक करेगा, नहीं भाई ये मैसेज गलत है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस बेचारे के पास मैसेज पहुंच जाता है, वो पेप्सिन बनाता है और हमारा एसिडिटी हो जाती है। तो सिमेटिडिन क्या करती है, हिस्टामिन को आमाशय के रिसेप्टर से मिलने से रोकती है, उसका काम बंद करना है, उसको संदेश को अवरुद्ध करना है कि भाई ये मैसेज गलत है, ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, एंटागोनिस्ट है, ठीक है, विरोध करना है उसका। इसके अलावा एंटासिड के उदाहरण तो भाई सिमेटिडिन है, रेनिटिडिन है जो मार्केट में जेंटेक नाम से चल रही है, ओमेप्रिजोल है, लेंसोप्रिजोल है, ठीक है। इसके अलावा तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, एंटासिड खत्म, नेक्स्ट है बच्चों एंटीहिस्टामिन्स, जिसे हम बोलते हैं प्रतिहिस्टामिन। अब प्रतिहिस्टामिन जो है देखो वैसोडाइलेटर, है ना। तुमने हार्ट पेशेंट्स के बारे में सुना होगा कि भाई हार्ट में जो ब्लड वेसल थी, है ना, भाई हार्ट अटैक हो गया, ब्लॉकेज आ गया, स्टेंट लगाना पड़ा, है ना। तो है क्या भाई, पतली सी धमनी आपकी चल रही है, ब्लड वेसल चल रही है, वाहिका चल रही है, बीच बीच में रक्त का थक्का जम गया। अब रक्त का थक्का जम गया तो खून के मार्ग में बाधा, अब हार्ट बेचारा पंप ज़्यादा करेगा तो फट जाएगी मसल, नर्व जो है अंदर की रुधिर वाहिका जो है फट जाएगी, है ना, हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो वैसोडाइलेटर का काम है ये जो आपकी पतली पतली ब्लड वेसल है ना, इसको थोड़ा खोलना, है ना, इसको खोल के चौड़ा करना ताकि ये बराबर जो है आपका ब्लड फ्लो बना रहे। तो वैसे तो ठीक ही है, हिस्टामिन से ही काम कर रहा है, लेकिन हर बार वही नहीं कर रहा है ना। होता क्या है हिस्टामिन, तो वैसोडाइलेटर होता है, हिंदी में लिखा है वाहिका विस्फारक। काम समझ में आ गया, ब्लड वेसल्स को खोल देगा, धमनियों और नसों की दीवारों में मांसपेशियों को प्रभावित करता है। अब ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब हमें जुकाम हो जाता है ना, अब जुकाम हो जाता है तो क्या होता है, नाक बहुत ज़्यादा बहती है ना, नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा, छींके आना, है ना, और नेज़ल डिस्चार्ज, नाक बहना, क्योंकि नोज़ के अंदर जो आपकी जो है वेसल्स है ये क्या करता है, उसको फुला देता है ना। अब वो फूल जाएगी तो फिर पानी बहुत ज़्यादा बहेगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, तो वो भी हिस्टामिन की वजह से, तो उसको तो रोकना पड़ेगा। हर बार ही कोई हार्ट की तो प्रॉब्लम होगी नहीं, तो हम कहेंगे हाँ भाई परागकण के कारण, भाई एलर्जी का पर्टिकुलर कोई रीज़न होता है ना, पेंट से हो गई, पॉलन ग्रेन से जनरली होती है, डस्ट से जनरली होती है, तो ये हिस्टामिन्स है। हिस्टामिन्स मतलब आपके पास मान लो एक हिस्टिडाइन अमीनो एसिड है, वो CO2 लिबरेट करेगा तो वो केमिकल को हमने हिस्टामिन बोल दी, ठीक है। तो हिस्टामिन एक तरह से रासायनिक पदार्थ है ना, और ये गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर से जाके और उसको मैसेज दे रहे हैं कि नहीं भाई ये चीज़ मेरे को सूट नहीं हो रही, तो ब्रेन ने मैसेज किया है कि तू क्या कर, पूरे शरीर में खुजली करना स्टार्ट कर, पूरा शरीर लाल होना स्टार्ट हो जाए, छींके आना स्टार्ट हो जाएगी, नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हिस्टामिन्स रिलीज हुए, ब्रेन ने मैसेज नहीं दिया है ना। अब ये हिस्टामिन के प्रभाव को क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो समझे ना, कम्युनिकेशन सिस्टम ये गलत कम्युनिकेशन है, इसको रोकना है। तो अब ऐसी औषधि जो हिस्टामिन के प्रभाव को रोक ले, है ना, तो वे औषधियाँ जो शरीर में हिस्टामिन के प्रभाव को कम कर दें, यानी एलर्जी को रोक ले, तो इन्हें हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ठीक है। हिस्टामिन से क्या किया, तो हिस्टामिन से खुजली हो सकती है, लाल चकते हो सकते हैं, आंखों से आंसू आना, नाक बहना, त्वचा पर दाने बनना, है ना, छींके आना, कुछ भी पॉसिबल है। अब इनको रोकना है तो एंटी हिस्टामिन ले लो, तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स यानी एंटी हिस्टामिन्स, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इनके उदाहरण दे दो, तो बच्चों एंटी हिस्टामिन्स जो होते हैं, पहला उदाहरण है डाइमेटेप। डाइमेटेप को आप बोल सकते हैं ब्रोमफेनिग्रामीन। आप 3 नाम ऐसे याद रख लो, डाइमेटेप, सेल्डेन और हिपैरिन। डाइमेटेप, सेल्डेन और हिपैरिन, ये तीनों आपके क्या है, एंटी हिस्टामिन्स है, ठीक है। अब इनके केमिकल नेम, तो डाइमेटेप को हमने बोला है ब्रोमफेनिरामिन, सेल्डेन को हमने बोला है टरफेनाडिन, और बेनेड्रिल को हमने बोला है डाइफिनाइल हाइड्रामिन। तब ये तो तुम्हें मुश्किल से याद होगा, तुम ये 3 नाम देखो। नीट में तो क्या है कि ऐसे लिख देगा डाइमेटेप, सामने लिख देगा क्या ये पूतिरोधी है, क्या ये प्रशांतक है, या फिर ये आपका कुछ और है, मान लो एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, क्या है, तो तुम फंस जाओगे, है ना। तो उस सिचुएशन में तुम्हें ये नाम याद होने चाहिए, भाई ये हमने एंटी एलर्जी में पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स।
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक 3 क्लासेस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, है ना। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।